हमारे देश में कोई गरीबी नहीं है। आज पाकिस्तान लगा रहे हैं। मैं आ रहा हूँ वन बाय वन। क्या नाम है बेटा? कहाँ से आ रहे हो राकेश? मैं गुड़गांव से आ रहा हूँ, रहने वाला हूँ, यूपी का हूँ मैं। यूपी में कहाँ के रहने वाले हो? गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट से। हाँ तो गाजीपुर बताओ। मैं पूछा कहाँ से आ रहे हो तो कहना चाहिए गाजीपुर से आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, गाजीपुर से आ रहे। बाबूजी नमस्ते। ठीक है ना आप? ठीक नहीं है? मैं आता हूँ, बात करता हूँ। हाँ तो बताओ क्या बोलना था? बोलना था हमें कि ये कह रहे हैं कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया मोदी सरकार ने बनाया, मगर फिर भी तो लोग बेरोजगार हैं, घूम रहे हैं। बेरोजगार हैं लोग, फिर भी तो बेरोजगार हैं। इतने चीजें बनाई लेकिन उसके बाद भी लोग बेरोजगार हैं। मुझे एक बात कहनी है, ऑफकोर्स मैं आ रहा हूं बेटा, आ रहा हूं। मुझे ये कहना है कि बहस रोज होती है, लेकिन रोजगार शब्द को रीडिफाइन करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। ये सारा का सारा जो पर्सपेक्टिव है उसको समझने की और समझ के रखने की जरूरत है कि रोजगार क्या। वन बाय वन, ऑफकोर्स आई विल कम टू यू। जी, देश के हालात पे एक शेर कहना चाहता हूँ। इरशाद साहब, क्या नाम हो गया आपका? खान कुमार सिंह जोसेफ। खान कुमार सिंह जोसेफ। खान कुमार सिंह जोसेफ। खान साहब बहुत सोच के समझ के आए हैं मेरे शो में, और इन्हें ये मालूम था कि ये भैया जी नाम जरूर पूछते हैं, तो इन्होंने सोचा नाम क्या रखा जाए। तो इन्होंने कहा कि खान, सही बात कह रहा हूं ना मैं? तो आपने नाम रखा खान कुमार सिंह जोसेफ। खान कुमार सिंह जोसेफ। बहुत अच्छा, ताली बजाइए इनके लिए। और आगे आइए आप, शेर पढ़िए। अब हाथों में यहां तलवारें, बंदूकें, पत्थर हैं। अब हाथों में यहां तलवारें, बंदूकें, पत्थर हैं। मुल्क के हालात बहुत बदतर हैं। आगे दूसरा शेर लेंगे, पहले शेर का जवाब तो ले लें। जी आपको नहीं कोई जरूरत नहीं उनका नाम, वो उनका प्रेरोगेटिव है, वो नाम बताना चाहें जो ना। अगर वो नाम ये अपना यही बताते तो मैं इनको यही नाम मानूंगा। जी बोलूंगा कि अमर अकबर एंथोनी का पिताजी भी अमर वो किशन लाल ही था, तो इसलिए ये जो बात कह रहे हैं ना, पत्थर हर जगह है, जो पत्थर चला रहे हैं उनके ऊपर निशाना साधो। ये मारीच बनकर झूठ मत बोलो। पत्थर हम खाते हैं, पत्थर ये चलाते हैं। इस बात को जान लीजिए, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि भारत जो है इस्लाम और हिंदू आस्था की मिलन स्थली है। तो इस बात पे कोई शक नहीं होना चाहिए, और ये देश की जनता जानती। सवाल ये है कि आप रोजगार की जब बात करते हैं तो आप कहते हैं जी हमने तो ट्विटर पे रोजगार दे दिया, 2-2 रुपया तो मिल ही रहा है। हमारे तो इससे रोजगार नहीं। अरे 5-5 शादी करोगे, 50 बच्चे पैदा करोगे, फिर कहोगे रोजगार दे दो। कहां से ऐसे जाहिलों को लाते हो? जाहिल तुम हो। सुनिए, रुको, यहाँ तुम यहाँ आ जाओ, यहाँ खड़े रहो। जी अब बताइए, इस तरह की घृणा, इस तरह की मानसिकता। हाँ जी। ये देश विभाजन करने वाली बात करते हैं। क्या केवल मैं हिंदू हूँ, इनसे बड़ा हिंदू हूँ। सुबह पूजा करता हूँ तो खाना करता हूँ, अगरबत्ती जलाता हूँ तो खाना करता हूँ, अपने काम के लिए निकलता हूँ। ये हिंदू के नाम पर ये बता रहे 50 हिंदू भी बहुत से घर हैं जिनके यहाँ 10 लोग पर, हमारे लालू यादव के यहाँ 9 लोग पर, 9 बच्चे हैं। इसके बारे में क्या बात करेंगे? भारतीय जनता पार्टी के कितने लोग हैं जिनके बहुत से बच्चे हैं? आप उसकी बात नहीं करते। एक समुदाय के लोग को आप टारगेट नहीं कर सकते। नहीं, देखिए मैं ये नैरेटिव जान बहुत अच्छी डिबेट चल रही है। कैसे नैरेटिव बदल जाता है, मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। बात हो रही थी नाजुक से बेरोजगारी पे, कैसे बदल गई बताऊंगा। जी वो जो ये कहते हैं ये इनकी संस्कार दर्शाते हैं, मुझे उसमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं गर्व के साथ कहता हूँ, इस भारत माँ की कसम खा के कहता हूँ कि इस देश के हिंदुओं पर हमको गर्व है कि वो हमारे लिए लड़ते हैं जब कोई ऐसा लीचड़ आदमी। जमाई साहब ने आज एक बात कही, एंड आई विल अप्रिशिएट इट। नो, मैं आ रहा हूँ। यासिर भाई, ऑफ कोर्स आई विल कम टू यू। यासिर आई विल कम टू यू। डू नॉट, नो। आज इन्होंने कहा कि भारत माता, देखो सुनिए दयाशंकर,
दयाशंकर, बहुत सेकंड्स में आपको मालूम है मेरे डिसिप्लिन के बारे में। प्लीज सिट डाउन। मैंने कहा कि इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। जहां जो अच्छी बात है, जो अच्छी बात कहता है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। कोई भी हो। जी, अब मैं आ रहा हूं। या देखिए, मुझे लगता है कि शोएब जामई ने, अगर उन्होंने कुछ बोला है तो एक साहब ने उनको बोला, लेकिन शोएब जामई के जो लास्ट के अल्फाज थे वो भी मतलब तारीफ करने लायक नहीं थे। तो इन्हें समझना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं। तो यही 50 आदमी, यही 50 बच्चे पैदा कर रहे हैं क्या? नहीं, किसने कह दिया? कौन कह रहा है? आप नैरेटिव कैसे बना सकते हैं? आप डिस्कोर्स कैसे पॉलिटिक्स की बदल सकते हैं? मैं ऑथोराइज्ड प्रवक्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का। मैंने आपसे कोई बात कही क्या? मैंने आपसे जब शुरुआत करी तो सबका साथ विकास विश्वास की बात करी, सबके प्रयास की बात करी। और हम किस पे अटैक कर रहे हैं? जो लोग जिन्हें कर्तव्य पथ पच नहीं रहा है, जो भ्रष्टाचार पथ, जो परिवारवाद पथ पे चल रहे हैं, उन्हें कर्तव्य पथ कैसे पसंद आएगा? उस पे आज आपकी चर्चा है, आप चर्चा करें। लेकिन इन्होंने गलत अल्फाज बोला है तो मैं सपोर्ट करूंगा, मैं अकेले नहीं छोड़ सकता। देखिए प्रतीक जी, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला मैं सबसे बड़ा हिंदू हूँ। हाँ भैया, आप सबसे बड़े हिंदू हैं, कांग्रेस सबसे बड़ी हिंदू है। 1947 में हिंदू कटा, सबसे बड़ा कहां से आए आप? हम तुम्हें 1 घंटा देंगे, 1 घंटा देंगे, 1 घंटा देंगे। मैं 1 घंटा दूंगा। ना। सूर्या मैथिल, मैं प्रोग्राम बंद कर दूंगा। मैं एक घंटा देने को तैयार हूं, लेकिन प्लीज लिसन मी। जब आप बोलते हैं ना, जब आप कुछ बोलते हैं, इतना हार्श बोलते हैं ना, तो मुझे लगता है कि मुझे मेरे ऊपर ही किसी ने चला दिया। सच बोल रहा हूँ। आप बहुत सच ना बोलिए। कश्मीर के अंदर यहाँ धीरे। अरे भाई, धीरे बोला जा सकता है। कश्मीर धीरे बोलो और नहीं चलाओ टोन। प्रतीक जी, हाँ, जब कश्मीर के अंदर 5 लाख कश्मीरी पंडितों को धीरे बोलो कर हाँ, भगा दिया गया, वो गली गली दौड़ रहे थे, तब कांग्रेस का हिंदुत्व कहाँ चला गया था? तब भारत जोड़ो कहाँ चला गया था? यही पूछिए, भारत जोड़े कहाँ चला गया था? जब गोधरा के अंदर इतने सारे राम भक्तों को जला दिया था ट्रेन में, तब भारत जोड़ो कहाँ चला गया था? मैं सूर्या, कभी कभी होता यह है कि सवाल अच्छा होता है, लेकिन टोन इतनी ऊपर होती है कि मुझे डर रहता है। बस इतना ही कहना था। चलो कूल डाउन आराम से। जी, नवज्योति, अच्छी अमी लड़ाओ। देखिए, आज जो बात हो रही है वही बात होने दें। समाज में कुछ विध्वंसक लोग होते हैं, उसके लिए लोगों को चिंता नहीं करना चाहिए। भारत जोड़ो का जो कल्पना की गई और जो बात हो रही है, उसमें आपको सारे मैसेज मिले। आप देख रहे हैं, जब कन्याकुमारी से राहुल गांधी निकले तो लाखों लोग भीड़ ला रहे हैं। किस लिए? इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि वो देख रहे हैं कि जो ये सरकार, ये लोग घबरा रहे हैं, घबरा गए। कैसी बातें कर रहे हैं? एक बारात में दूल्हा एक ही होता है, विपक्ष एक ऐसी ही बारात है जहां हर बाराती दूल्हा बनने को तैयार है। पहली चीज, अगर आप बात करते हैं देश जोड़ने की, आप कांग्रेस नाम की लाश में आत्मा फूंकने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी चीज, देश कब बंटता है? देश टूटता तब है जब याकूब मेनन की मजार पे फूल चढ़ाए जाएं और आप खामोश रहते हैं। देश टूटता कब है? जब शाहीन बाग में अपने घर की महिलाओं को आगे रखकर आप पीछे से पत्थर चलाते हैं। देश टूटता तब है। देश टूटता कब है? जब आप एक सशक्त, एक सक्षम प्रधानमंत्री को गाली देते हैं और विदेश में बदनाम करने का प्रयास करते हैं, तब देश टूटता है। आप अगर आपकी सारी बातें सही, और आपने बिल्कुल सही बात कहा। बारात में दूल्हा एक ही होता है, गलत नहीं कहा। लेकिन मेरी बात सुनिए, अगर आप दूल्हा नहीं डिसाइड कर पा रहे तो ये आपकी कमी है। नो लेट मी कंप्लीट। क्या इतना बोलने लगते हैं? रुकिए, लेट मी कंप्लीट। आपकी दिव्यांशु, आपकी सारी की सारी बात सही। दिव्यांशु, मैंने इसमें कहीं टोका, बस एक शब्द जो था वो उस पर मुझे एतराज है। कांग्रेस रूपी लाश नहीं यूज कर सकते आप। वो हमारे परंपराओं में, हिंदू परंपराओं में
या कोई भी परंपरा हो उसमें वो आपने एक्सेप्ट कर लिया? बिल्कुल एक्सेप्ट किया मैं। थैंक यू सो मच। वक्त छोड़ दो ब्रेक के बाद। गणपति जगवंदन गाइए, गणपति जगवंदन। 9 साल के बच्चे को काट लिया जो पहले से लिफ्ट में मौजूद था। इस घटना के बाद हंगामा खड़ा हो गया, जिससे सबक लेते हुए गाजियाबाद नगर निगम ने पालतू कुत्तों के रजिस्ट्रेशन के लिए मुहिम तेज कर दी। कई लोगों के यहाँ पर 5,000 रुपए के चालान किए गए हैं जिन लोगों ने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। नगर निगम के अधिकारियों ने जुर्माने से बचने के लिए लोगों को जल्द से जल्द अपने कुत्तों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की नसीहत दी। 200 रुपए का रजिस्ट्रेशन होता वो करा लें, ऐसी कंडीशन ही ना आए कि आप किसी 5,000 का जुर्माना लगाना पड़े। वहीं नगर निगम ने जल्द ही एक सर्वे कर कुत्तों का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने वालों पर कानूनी कार्रवाई किए जाने की भी बात कही। दिल्ली के पास हरियाणा के फरीदाबाद में नकली मैगी मसाला बनाने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश होने से हड़कंप मच गया। इस छापेमारी के दौरान पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गिरोह के एक आदमी को भी गिरफ्तार कर लिया। और इस छापेमारी के दौरान जांच टीम तब हैरान रह गई जब एक मकान में 1-2 नहीं बल्कि नकली मैगी मसाला के करीब 20,000 पैकेट बरामद हुए। इन पैकेट को अलग अलग बोरियों में रखा गया था। बताया गया कि इस गिरोह ने आसपास के इलाकों में नकली मैगी मसाला के इन पैकेटों की सप्लाई की थी। इस चीज को बहुत ही सीरियसली लेते हुए गहनता से जांच कर रहे हैं क्योंकि ये लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ की बात है। इसके साथ ही गिरोह के दूसरे आरोपियों को पकड़ने की कोशिश तेज कर दी गई। वहीं जानकारों के मुताबिक मिलावटी मैगी मसाला लोगों के स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है। तो आपकी किडनी को डैमेज कर सकते हैं, आपके जो आंत की नली है उसको डैमेज कर सकते हैं। ऐसे में लोगों से ये अपील की गई कि वो खुले में मिलने वाले मैगी मसाला के पैकेट के बजाय मैगी के पैकेट के अंदर जो मसाला पैक होता है उसी का इस्तेमाल करें। इधर लखनऊ के चौक थाना इलाके के लेटे हुए हनुमान मंदिर में मूर्तियों को खंडित करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तौफीक नाम के पकड़े गए शख्स पर मंदिर में 2 मूर्तियों को तोड़ने का आरोप है, जिनमें एक मूर्ति शनिदेव की है जबकि दूसरी हनुमान की। आरोप है कि बुधवार की रात तौफीक मंदिर में पहुंचा और उसने दोनों मूर्तियों को खंडित कर दिया। इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। दावा किया गया कि वीडियो में दिख रहा आदमी तौफीक ही है जिसने मंदिर में घुसकर मूर्तियों को तोड़ दिया। जो शख्स अपने आप को शिवा बता रहा था वो शख्स सीधे यहाँ पर पहुँचता है और यहाँ पर शनिदेव और हनुमान जी की प्रतिमा है, इससे वो खंडित करता है। मंदिर के ट्रस्टी ने बताया कि तौफीक जब वहां पहुंचा तो उसने जय श्री राम के नारे भी लगाए। ट्रस्टी के मुताबिक खुद को शिवा बताने वाले तौफीक की कोशिश गर्भगृह की मूर्ति को नुकसान। हैदराबाद में असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा की सभा में हंगामा। मंच पर चढ़कर टीआरएस के कार्यकर्ता ने जबरन माइक छीना। हंगामा कर रहे आदमी को मंच पर मौजूद लोगों ने हटाया। याकूब मेमन की कब्र को लेकर अंडरवर्ल्ड से मिली धमकी की शिकायत। बड़ा कब्रिस्तान ट्रस्ट से जुड़े आदमी ने की पुलिस से शिकायत। मुंबई पुलिस ने कहा धमकी मामले की जांच करेंगे। कोलकाता में गुजरात एटीएस और डीआरआई की बड़ी कार्रवाई। 200 करोड़ की कीमत के 40 किलो ड्रग्स बरामद। दुबई से लाए गए ड्रग्स। दूर तक सिर्फ गायों के शव ही नजर आए। ये वीडियो बीकानेर शहर से 2 किलोमीटर दूर जोड़बीड़ इलाके का है, जो एशिया की सबसे बड़ी गिद्ध सैंक्चुरी है। लेकिन आरोप है कि यहाँ लंपी वायरस से मरने वाली गायों को भी खुले में फेंका जा रहा है, जबकि नियम के अनुसार उन्हें गड्ढों में दफनाना चाहिए था। यहाँ पे सभी गौवंश लंपी वायरस से ग्रसित है और ये हवा में खुले छोड़े गए हैं। ये गैर जिम्मेदार काम अधिकारियों का है। हालांकि अधिकारियों ने लंपी वायरस से मरने वाली गायों को खुले में फेंकने की बात से इनकार कर दिया। लंपी से जो भी पशु मरते हैं उनको यहाँ नहीं डाला जाता, वो अलग अलग स्थानों पे उनको गाड़ने के लिए खाइयां खोद के और उनको गाड़ते हैं। लंपी वायरस की सबसे ज्यादा मार राजस्थान पर ही पड़ी है और वहाँ रोजाना इस बीमारी से सैकड़ों गायों की मौत हो रही है। इस बीच ओडिशा के चांदीपुर में दुश्मन को खोजकर मार गिराने वाले एक मिसाइल सिस्टम का भारतीय सेना और डीआरडीओ ने सफल परीक्षण किया। सेना के लिए रिसर्च करने वाली संस्था डीआरडीओ ने ही इस स्वदेशी मिसाइल सिस्टम का डिजाइन भी तैयार किया है, जो जमीन से हवा में हमला करके दुश्मन के छक्के छुड़ाने की क्षमता रखता है। स्वदेशी तकनीक से बने इस मिसाइल सिस्टम को टेस्ट करने के लिए चांदीपुर में 6 मिसाइलों को फायर किया गया, जिसका वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें दुश्मनों को देश का दम दिखाया गया। क्योंकि इस स्वदेशी मिसाइल सिस्टम का परीक्षण दिन और रात दोनों समय में सफल रहा। इस दौरान हवा में अलग अलग दूरी और ऊंचाई पर मौजूद टारगेट पर निशाना साधा गया।
जिसके लिए 6 मिसाइलें दाग कर देखी गईं। दावा है कि इस मिसाइल सिस्टम की सबसे खास बात है कि ये दुश्मन और हथियारों को खोजकर मार गिराने की क्षमता रखता है और फायर करने के बाद अपनी जगह को तुरंत बदलने में भी माहिर है। यही नहीं, ये मिसाइल सिस्टम दुश्मन के रडार को चकमा भी दे सकता है। इस मिसाइल सिस्टम के परीक्षण के दौरान DRDO और सेना के अधिकारी वहां मौजूद रहे, जिनकी निगरानी में हवा में तेज रफ्तार टारगेट को भी निशाना बनाया गया। गुजरात के राजकोट से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें सांड एक बुजुर्ग पर हमला करता दिखाई दिया। ये घटना 3 सितंबर की बताई जा रही है, जिसका वीडियो अब सामने आया, जिसमें वो सांड बुजुर्ग को जमीन पर जोर से पटकता नजर आया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें सांड सड़क से गुजरता दिखाई दिया। उसी वक्त वो बुजुर्ग उसे वहां से भगाने के लिए उसके पीछे आते दिखे, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस पर डंडे से हमला किया, सांड पीछे मुड़कर उन्हें अपने सींगों से पीछे ढकेलने लगा। इसके बावजूद बुजुर्ग उस पर लगातार डंडे बरसाते रहे, जिसकी वजह से सांड को गुस्सा आ गया और उसने उन्हें अपने सींग से उठाकर जमीन पर पटक दिया। सांड का यह हमला इतना जोरदार था कि वो बुजुर्ग हवा में उछलकर जमीन पर गिर गए। इस घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। इस बीच एक आदमी मदद के लिए उनके पास दौड़कर पहुंचा। बाद में उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस बीच जम्मू में स्टेज पर डांस करते हुए एक युवक को हार्ट अटैक आने का चौंकाने वाला वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। पिछले करीब 1 हफ्ते में यह ऐसी तीसरी घटना है। तीनों घटनाओं के झकझोर देने वाले वीडियो इंटरनेट पर तेजी से फैल रहे हैं। तीनों ही घटनाओं में किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। जम्मू में जिस लड़के की मौत हुई उसकी उम्र तो केवल 20 साल थी और वो लड़का एक जागरण से पहले पार्वती बनकर स्टेज पर आया था। डांस चल रहा था और लोग योगेश गुप्ता नाम के लड़के की हर अदा पर मोहित थे। योगेश पहले भी इस तरह के डांस कई बार करता रहा था। उसके मेकअप और उसकी ड्रेस को देखकर अंदाजा भी लगाना मुश्किल हो रहा था कि वो एक लड़का है। लेकिन अचानक अपने एक डांस मूव से पहले वो जमीन पर लेट गया, फिर अचानक उठकर बैठ भी गया। यही वो पल था जब उसे हार्ट अटैक आया था। लोग तो उसके लेटने को भी उसका डांस मूव समझ रहे थे, लेकिन वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। 1 मिनट तक वो हिला नहीं और गाना खत्म हो गया। तब जाकर लोगों को एहसास हुआ कि स्टेज पर उन्होंने जो देखा वो केवल डांस नहीं था। इंडिया का प्राइड, मेरा प्राइड, वीकेसी प्राइड, कड़ी मेहनत का जश्न मनाइए। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो के बाद रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में हुए शामिल। कल से रायपुर में शुरू हो रही आरएसएस की समन्वय बैठक में लेंगे हिस्सा। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन। महारानी के बाद प्रिंस चार्ल्स बने ब्रिटेन के नए किंग। पीएम मोदी ने महारानी के निधन पर जताया दुख। 11 सितंबर को भारत में एक दिन का राष्ट्रीय शोक। अगले बरस जल्दी आना किनारों के साथ शुरू हुई बप्पा की विदाई। मुंबई के जुहू बीच पर गणपति की प्रतिमाओं के विसर्जन। लालबाग के राजा की विदाई में उमड़ी हजारों लोगों की भीड़। प्रसाद का एक सेब लेकर वो पलटे। सेब पर दांत ही लगाए थे कि जमीन पर गिर पड़े। थोड़ी देर तो उनके बिल्कुल पास बैठे लोगों को भी लगा कि ये रवि शर्मा की अदाकारी का ही कोई हिस्सा है, लेकिन बात केवल गिरने तक सीमित नहीं रही। रवि शर्मा की सांसें उखड़ रही थीं और जब तक कोई कुछ समझ पाता उनकी जान चली गई। PP-15 से चीन के सैनिकों के हटने की जानकारी भारत और चीन की ओर से जारी साझा बयान में दी गई। इससे पहले दोनों देशों के कोर कमांडर की सोलवेदोर की बातचीत हुई, जिसके बाद खबर आई कि LAC के पास पूर्वी लद्दाख के पेट्रोलिंग पॉइंट 15 यानी गोगरा हॉट स्प्रिंग से भारत और चीन के सैनिक पीछे हटने लगे हैं। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की LAC पर शांति की कोशिश रंग लाई है। खास बात यह है कि PM के SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट में शामिल होने से 1 हफ्ते पहले ही ये फैसला हुआ है। SCO समिट 15 और 16 सितंबर को उज्बेकिस्तान में होने वाली है। इस संगठन में भारत, चीन और पाकिस्तान समेत 8 देश शामिल हैं। यानी उज्बेकिस्तान में शी जिनपिंग और भारत के PM नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो सकती है, जिसमें LAC पर शांति के मुद्दे पर बात हो सकती है। और इस समिट के कुछ दिन पहले ही भारत ने चीन को पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। 2020 यानी गलवान हिंसा के बाद भारत और चीन के बीच टेंशन बढ़ गई थी और दोनों देशों ने PP-15 यानी कि पेट्रोलिंग पॉइंट 15 के 1 किलोमीटर के दायरे में सैनिक तैनात कर दिए थे, जिसके बाद लगातार खबरें आई कि चीन LAC के पास माहौल बिगाड़ने की फिराक में है। कभी खबर आई कि वो वहाँ कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो कभी ये खबर आई कि चीन की सेना वहाँ ड्रिल कर रही है। लेकिन आखिरकार चीन को भारत के दबाव में सरेंडर करना ही पड़ा।
वो केवल झुका ही नहीं बल्कि उसने PP-15 से अपने सैनिकों को वापस बुलाना शुरू कर दिया, जिसकी औपचारिक जानकारी दोनों देशों के कोर कमांडर की 16वें दौर की बातचीत के बाद दी गई। और थोड़ी देर बाद पता चला कि दोनों देशों के सैनिकों ने पूर्वी लद्दाख के पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से पीछे हटना शुरू कर दिया है, जो LAC के पास शांति की कोशिशों में लगे भारत की एक बड़ी जीत मानी जा रही है। क्योंकि LAC के पास पूर्वी लद्दाख के पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से चीन की सेना के पीछे हटने का मतलब है सीमा पर शांतिपूर्ण माहौल बनने की ओर बढ़ना। पेट्रोलिंग पॉइंट 15 भारत और चीन के लिए एक फ्रिक्शन पॉइंट था और वहां कभी भी 2 साल पहले हुई गलवान हिंसा जैसी घटना घट सकती थी। लेकिन डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू होने के बाद चीन के सैनिक उत्तर की ओर वापस जा रहे हैं और ये सब हुआ है भारत की ओर से चीन पर लगातार बनाए जा रहे दबाव की वजह से, क्योंकि प्रधानमंत्री चाहते थे कि चीन भारत की बात माने और वही हुआ। 15वें दौर की बातचीत तक जिद करने वाले चीन को आखिरकार झुकना पड़ा। पूर्वी लद्दाख में LAC के पास कई ऐसे फ्रिक्शन पॉइंट हैं जहां भारत और चीन की सेना आमने सामने है। फ्रिक्शन पॉइंट का मतलब LAC के पास की वो जगह जहां चीन और भारत के सैनिक आमने सामने रहते हैं और कभी भी झगड़ा हो सकता है। इस बीच भारतीय सेना ने लद्दाख ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर भी चीन को चित करने की पूरी तैयारी कर ली। भारतीय सेना पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में हथियारों के गोदाम बनाने के साथ साथ दूसरी बुनियादी सुविधाओं को भी मजबूत करने में जुटी है, ताकि LAC पर चीन की किसी भी उकसाने वाली हरकत का करारा जवाब दिया जा सके। और इसके लिए सेना ने पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में अपनी ताकत बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी। वहां सीमा के करीब सड़कों का ऐसा जाल बिछाने की तैयारी है जिससे एक जगह से दूसरी जगह तेजी से पहुंचना आसान हो जाए। इतना ही नहीं, सेना वहां हथियार और गोला बारूद रखने के लिए एक बड़ा गोदाम भी बनाने जा रही है, जबकि सीमा के करीब ही हेलीपैड भी बनाए जाएंगे ताकि हेलीकॉप्टरों को LAC के नजदीक उतारा जा सके। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि जरूरत कदम मिला के चलो, अब कदम मिला के चलो, कदम मिला के चलो, अब कदम मिला के चलो। ये भेदभाव धर्म जात सब भुला के चलो, ये भेदभाव धर्म जात सब भुला के चलो, कदम मिला के चलो, अब कदम मिला के चलो। हाँ, ये देश ऋषियों का, संतों का, पारसाओं का, ये देश झूमती गाती हुई घटाओं का, ये देश गीता का, इंजील का, अज़ानों का, ये देश एक खुदा के कई मकानों का, खुदा के सारे मकानों में सर झुका कदम भारत माता की। कदम मिला। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जब कविता उतरती है तो यूं ही होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एवी ब्रदर्स। आपने आज जो जान डाली, यकीनन वही है और कुछ नहीं है। जो आपने कहा, यही देश है, यही मुल्क है, यही कर्तव्य पथ है जिस पे हम सबको चलना है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कर्तव्य पथ कौन सा? जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो दर्ज है, कोई भेदभाव नहीं, कोई तुष्टीकरण नहीं, सब बराबर और बराबर हिस्सेदारी। जिन्होंने की इस देश में, वो कहां है नहीं मालूम। वो आएंगे तभी जब बदलते मुल्क की नब्ज पर जिसका हाथ होगा वही राज करेगा। बदलते मुल्क पे जिसकी नब्ज पे हाथ होगा वही रहेगा, कोई आए कोई जाए। और वो कौन सा देश है, उसका कलर, उसका पहचान सबको मालूम है, वही तभी होगा। मैं आगाज करता हूं। फिर वहां मुझसे कहा